हेलो एवरीवन, वेलकम टू अड्डा 24/7 स्कूल क्लास 9th एंड 10th चैनल। आई एम गौरव राव और आज मैं आप लोगों के सामने हाजिर हूँ बच्चों एसएसटी के टर्म 2 का सैंपल पेपर का सॉल्यूशन लेके। तो सीबीएसई ने जैसे ही आपका सैंपल पेपर्स को रिलीज किया, हमें ये क्लियर हो गया है कि हमारा पेपर सब्जेक्टिव होने वाला है। तो सब्जेक्टिव पेपर को किस तरीके से आंसर करते हैं और आपके सैंपल के लिए पूरे सैंपल पेपर आपका सोल्व कराने वाला हूं मैं आज। तो पहला पॉइंट बच्चों यही है कि सीबीएसई के जब भी हम सब्जेक्टिव पेपर का आंसर करेंगे तो कभी भी हमें वर्ड लिमिट को एक्सीड नहीं करना। जैसे अगर 2 मार्कर क्वेश्चन है तो आप उसमें क्लियरली 2 पॉइंट्स लिखिए, ठीक है। क्लियर आपके पॉइंट्स होने चाहिए। 3 मार्कर है तो 3 पॉइंट्स आ जाने चाहिए, 5 मार्कर है तो 5 पॉइंट्स आ जाने चाहिए। और ऐसे पॉइंट नहीं लिखने कि यस दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, यस दिस इज वेरी कम्युनिकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, एक पॉइंट ये हो गया, विदाउट कम्युनिकेशन वी कैन नॉट लिव। इस प्रकार के पॉइंट्स को बिल्कुल नहीं लिखना है हमें, ठीक है। उसके बाद आपको कोशिश करनी है कि आप अपने आंसर्स बोल्ड पॉइंट्स में दे पाएं। बोल्ड पॉइंट्स का मतलब है कि आप हेडिंग बना पाएं, ठीक है। आपको 2 मार्कर क्वेश्चन करना है तो आपको 2 हेडिंग चाहिए, तो आप पहली हेडिंग बनाइए, उसको एक्सप्लेन कर दीजिए थोड़ा सा, दूसरी हेडिंग बनाइए और उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दीजिए। तो इस प्रकार से आप एग्जामिनर को एक भी बार मौका नहीं देंगे आपके मार्क्स को कट करने का, ठीक है। तो लेट अस सी द सैंपल पेपर नाउ। तो जैसा कि आपके सैंपल पेपर के इंस्ट्रक्शंस में है बच्चों, 5 सेक्शन है हमारे पास पेपर के, A, B, C, D एंड E, ठीक है। पांचों सेक्शन में अलग अलग क्वेश्चंस हैं। तो सेक्शन A में 1 to 5 जो है आपका, ये 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन है, तो 2 into 5 10 मार्क्स का आपका सेक्शन A हो गया। 6, 7 और 8 ये 3 मार्कर क्वेश्चंस हैं बेटा, तो 3 into 3 9 मार्क्स का सेक्शन B हो गया। सेक्शन C जो हम देखेंगे तो 9th एंड 10th क्वेश्चन, ये लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है, दोनों ही 5 मार्क्स के क्वेश्चन है आपके, 10 मार्क्स का ये हो गया। फिर सेक्शन 4 देखोगे आप, सेक्शन D देखोगे 11th एंड 12th, ये केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन है, तो इसमें टोटल 2 क्वेश्चन है, 4 मार्क्स के हैं, ठीक है, और वो फर्दर डिवाइडेड हैं, तो 8 मार्क्स का ये हो गया। और इसके बाद मैप वर्क में हिस्ट्री 1 मार्क की और आपकी ज्योग्राफी 2 मार्क्स की, तो टोटल 3 मार्क्स का मैप वर्क हो गया। तो ये ऐसे टोटल आपके 40 मार्क्स का पेपर है, ठीक है। मैक्सिमम मार्क्स 40 हैं और टाइम जो है 2 आवर्स का आपको गिवन है, और आपका टारगेट भी 40 मार्क्स ही होना चाहिए, ठीक है। समझ के आंसर करने, रटने नहीं बैठना है एसएसटी को बिल्कुल भी, क्लियर है। और बेटा कोई भी आपको जो चॉइसेस हैं वो इंटरनल चॉइसेस हैं, ठीक है। ओवरऑल चॉइसेस ना होके इंटरनल चॉइसेस है कि एक क्वेश्चन में 2 पार्ट बना रखे, 10 और 10, तो उसी क्वेश्चन में ऐसा है, ठीक है। ओवरऑल चॉइसेस आपको नहीं दी गई हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आपको स्क्रीन पे कुछ आंसर भी दिखेंगे, ये आपके सीबीएसई के मॉडल आंसर्स हैं, मैं आपको एक्सप्लेन भी करूंगा। तो पहला आंसर देखेंगे कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट किस तरीके से सिटीज और टाउन्स में अनफोल्ड हुआ। तो हमने नॉन कोऑपरेशन को पढ़ते टाइम हमने बेटा रूरल एरियाज का अलग से पढ़ा था। रूरल एरियाज में भी हमने 2 पार्ट में डिवाइड कर लिया था, एक पेजेंट्स का जिसमें अवध किसान सभा और उन सब की बात की थी, दूसरा ट्राइबल एरियाज की हमने बात की थी, ठीक है। फिर हमने बात करी थी टाउन्स एंड सिटीज की। तो इसमें हेडिंग बनाते टाइम पहली हेडिंग हम बनाएंगे कि मिडिल क्लास का पार्टिसिपेशन। मिडिल क्लास के पार्टिसिपेशन की बात करूंगा तो मिडिल क्लासेस में क्या क्या किया लोगों ने। एक तो स्टूडेंट्स ने स्कूल और कॉलेजेस का बाइकआउट कर दिया, स्टूडेंट्स की बात करो स्कूल और कॉलेजेस का बाइकआउट कर दिया। लॉयर्स की बात करो जिन्होंने अपनी प्रैक्टिसेस को छोड़ दिया। टीचर्स की बात करो जिन्होंने रिजाइन दे दिया, ठीक है। इन पॉइंट्स को मैं मर्ज करके एक लिख सकता हूं। अब तुम्हारा 1 मार्क पक्का हो गया है, काटने का कोई मौका नहीं दिया आपको। दूसरा आप इसमें लिखो बाइकआउट ऑफ काउंसिल इलेक्शन, और आपको याद होगा कि काउंसिल इलेक्शन हर जगह बाइकआउट किए गए एक्सेप्ट मद्रास। मद्रास में जस्टिस पार्टी थी, ठीक है, जस्टिस पार्टी थी जिसने इलेक्शन में पार्टिसिपेट किया था, बाकी हर जगह ये बाइकआउट किया गया। इसके अलावा बाइकआउट ऑफ काउंसिल इलेक्शंस के अलावा आप और पॉइंट क्या लिख सकते हो, बाइकआउट ऑफ फॉरेन क्लोथ्स, ठीक है, बड़ी बड़ी बोनफायर लोगों ने जलाई, ठीक है, लिकर शॉप्स को पिकेट किया हमने। तो ये सारे पॉइंट्स हम इसमें लिख सकते हैं, क्लियर एकदम। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई इज टूरिज्म कंसिडर्ड एज अ ट्रेड।
तो हमें पता है बेटा टूरिज्म एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसी भी कंट्री की इकोनॉमी के लिए। तो ये ट्रेड के रूप में किस तरीके से काम आता है, तो पहला पॉइंट, एक तो बेटा फॉरेन एक्सचेंज को, ये फॉरेन एक्सचेंज के लिए कंट्रीब्यूट करता है। भाई टूरिस्ट आ रहे हैं यूएसए से, यूके से, तो वो अपने वहाँ की करेंसी को एक्सचेंज करते हैं हमारे साथ इंडियन रुपीज़ में, तो हमें फॉरेन एक्सचेंज कमाने का मौका मिल जाता है। दूसरी चीज़, सपोर्ट टू लोकल हैंडीक्राफ्ट। भाई मैं जयपुर गया, वहाँ से हाथ से हैंडमेड कोई प्रोडक्ट खरीद के लाया, मैं कश्मीर गया, मैंने पश्मीना शॉल खरीद लिया, ठीक है। तो हम अलग अलग जगह जाते हैं तो वहाँ का जो लोकल हैंडीक्राफ्ट की चीज़ें होती हैं हम वो परचेज करते हैं, इससे ट्रेड को बढ़ावा मिलता है। तीसरी चीज़ बेटा, ठीक है, तीसरी चीज़ इसमें क्या लिखोगे आप कि टूरिज्म जो है बहुत ज़्यादा लोगों को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कर रहा है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट। भाई टैक्सी ड्राइवर्स को एम्प्लॉयमेंट मिल रहा है, ठीक है, लोकल जो गाइड्स हैं उनको एम्प्लॉयमेंट मिल रहा है, होटल्स हैं, रेस्टोरेंट्स हैं, इन सबको एम्प्लॉयमेंट मिल रहा है। तो इस तरीके से टूरिज्म आपका ट्रेड के रूप में काम कर रहा है। अलग अलग प्रकार के टूरिज्म होते हैं। मेडिकल टूरिज्म, अब भाई जब फॉरेन कंट्री से हमारे यहाँ लोग इलाज करवाने आते हैं तो हमें मेडिकल टूरिज्म में क्या है, हमारे हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करने में हेल्प मिलती है, हम अर्न कर रहे हैं उसके थ्रू। कल्चरल टूरिज्म, लोग हमारे कल्चर के बारे में जानने आते हैं। तो ये सारी चीज़ों के तरीके से टूरिज्म एक ट्रेड के रूप में काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफरेंशिएट बिटवीन वन पार्टी सिस्टम एंड टू पार्टी सिस्टम। इस प्रकार के क्वेश्चन को किस तरीके से आंसर करोगे, वन पार्टी सिस्टम की बात करूं और बेटा टू पार्टी सिस्टम की बात करूं। तो वन पार्टी सिस्टम जो होता है उसमें केवल एक ही पार्टी होती है, ओनली वन पार्टी, ठीक है, जो गवर्नमेंट को कंट्रोल करती है, रन करती है गवर्नमेंट को। जैसे कि एग्जाम्पल जरूर लिखना, इस प्रकार के क्वेश्चन में बच्चे एग्जाम्पल जरूर लिख के आना है। एग्जाम्पल हो जाता है चाइना। चाइना में जो कम्युनिस्ट पार्टी है वो इकलौती पार्टी है, वही गवर्नमेंट फॉर्म करती है, वही इलेक्शन को फाइट करती है। टू पार्टी सिस्टम, जिसमें टू मेजर पार्टीज होती हैं जो इलेक्शन फाइट करती हैं, ठीक है, और गवर्नमेंट को रन करती है, गवर्नमेंट को कंट्रोल करती हैं। एग्जाम्पल आपका यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का दे सकते हो, आप यूके का एग्जाम्पल इसमें दे सकते हो, ठीक है। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आप इसमें लिख सकते हो वो लिख सकते हो कि वन पार्टी सिस्टम की टेंडेंसी होती है, इट्स टेंडेंसी इज नॉन डेमोक्रेटिक। भाई ये एक तरीके से नॉन डेमोक्रेटिक रूल हो गया क्योंकि लोगों के पास ऑलमोस्ट कोई चॉइस अवेलेबल नहीं हुई, जबकि टू पार्टी सिस्टम इज मोर डेमोक्रेटिक, ठीक है। और सबसे ज़्यादा डेमोक्रेटिक तो हम जानते हैं मल्टी पार्टी सिस्टम होता है। मल्टी पार्टी सिस्टम इंडिया में ऑपरेट भी होता है, ठीक है। तो इसके साथ ये एक सिस्टम बता देता हूं आपको, मल्टी पार्टी सिस्टम। मल्टी पार्टी सिस्टम हमारे इंडिया में है जिसमें चाहे जितनी पॉलिटिकल पार्टी बन जाएं, सारी की सारी पॉलिटिकल पार्टीज इलेक्शन फाइट करती हैं और इसमें फिर कोलिशन गवर्नमेंट भी ज़्यादा फॉर्म होती है मल्टी पार्टी सिस्टम में, ठीक है। स्टेट द रोल ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो बेटा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्या है, इंडिया का हमारा सेंट्रल बैंक है। तो सेंट्रल बैंक के रूप में क्या क्या फंक्शन करता है, सबसे पहला काम तो इसका कंट्री की मॉनेटरी पॉलिसी बनाना होता है। टाइम टू टाइम ये मॉनेटरी पॉलिसी के डिसीजंस लेता है, ठीक है। उसमें वो भाई SLR, CRR जो स्टैच्यूटरी लिक्विड रेशियो, कैश रिजर्व रेशियो होती हैं उनको अप्स एंड डाउन्स करता है। ये मनी सप्लाई को कंट्रोल करता है एक तरीके से, ठीक है। इसके अलावा ये करेंसी नोट्स को इशू करता है, करेंसी नोट्स इशू किए जाते हैं ऑन द बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। और जो हमारा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है या किसी भी कंट्री का सेंट्रल बैंक जो होता है, हमारा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, इसको हम बोलते हैं बेटा बैंक ऑफ बैंक्स। बैंक ऑफ बैंक्स क्यों बोलते हैं, क्योंकि बाकी जो बैंक्स है आपके, ठीक है, उनको कंट्रोल करता है, उनको सुपरवाइज करता है। कल को मान लो SBI को, HDFC को, ICICI को, इन सबको अगर लोन की जरूरत पड़ती है तो उनके काम आएगा आपका RBI, ठीक है। तो ये इस बात को देखता है। चौथी चीज ये प्रमोट करता है भाई स्पेशल टाइप की लेंडिंग। जैसे RBI बोलता है बाकी बैंक को कि आपको भाई किसानों को सस्ते रेट पे लोन देना है, छोटे बिजनेसमैन के लिए लोन की कुछ पॉलिसीज बनानी है। तो इस प्रकार की पॉलिसीज भी RBI टाइम टू टाइम बनाता है और
एक तरीके से मार्केट में पैसे के फ्लो को कंट्रोल करता है। ठीक है, तो ये सारे काम हमारे आरबीआई के होते हैं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के होते हैं। क्लियर। नेक्स्ट है बेटा रीड द डेटा। आपको डेटा दिया है, ये डेटा है बेटा स्टील प्रोडक्शन का डेटा कि हमने 2015-16 में इतना मिलियन टन प्रोड्यूस किया, फिर हमारा बढ़ा, फिर डिक्रीज हो गया, 2018, 19 और 19-20 में डिक्रीज हो गया। तो अब इस डेटा से इनडायरेक्ट वे में तुमसे क्वेश्चन पूछे हैं। इनडायरेक्ट वे में कैसे क्वेश्चन पूछे हैं ये ध्यान दो। ठीक है, आपको बोल रहा है कि 2015, 16 और 19, 20 का डेटा कंपेयर करो और कोई एक रीजन दो कि ये क्यों घट गया। ठीक है, तो अब घटने का रीजन आप बहुत ही आसानी से दे सकते हो। पहला, हमारी एनसीईआरटी में साफ साफ लाइन लिखी है कि लिमिटेड अवेलेबिलिटी ऑफ कोकिंग कोल। ठीक है, जो कोकिंग कोल है हमारे इंडिया में बहुत ही लिमिटेड मात्रा में अवेलेबल हो पाया, उस कारण स्टील की प्रोडक्शन के लिए बहुत नेसेसरी है। तो ये लिख सकते हो, इसको एक्सप्लेन कर सकते हो कि ये हमें इंपोर्ट करना पड़ता है। ठीक है, दूसरी चीज जो सेकंड और थर्ड पॉइंट आपका लिखने जा रहा हूं, ये हर प्रकार की मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री की प्रॉब्लम में आप इसको लिख सकते हो। क्या क्या पॉइंट है? एक तो बेटा इर्रेगुलर सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, इरेगुलर सप्लाई ऑफ पावर जो है ये हर प्रकार की मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री को नेगेटिवली इंपैक्ट करता है बेटा। इसके अलावा लोअर प्रोडक्टिविटी ऑफ द लेबर, कि जो लेबर की प्रोडक्टिविटी है वो कम होने के कारण भी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री सफ़र करती है। ठीक है, चौथा आप ये लिख सकते हो आउटडेटेड मशीन्स, जो मशीनरी है उसको अपग्रेड करने की ज़रूरत है। मशीनरी नीड्स टू बी अपग्रेडेड, तभी हम एट पार विद द वर्ल्ड अदर कंट्रीज रह पाएंगे। तो मशीनरीज को अपग्रेड करने की बहुत ज़रूरत है। ठीक है, ये सारे रीजंस आप लिख सकते हो कि क्यों भाई कोल के कारण, इरेगुलर सप्लाई के कारण, लोअर प्रोडक्टिविटी के कारण हमारा क्या हुआ, जो प्रोडक्शन है स्टील का वो डिक्रीज हो गया। नेक्स्ट, वाइज प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन ऑफ स्टील इज कंसिडर्ड एज एन इंडेक्स ऑफ कंट्रीज डेवलपमेंट। तो आप जान रहे हो बेटा कि स्टील इंडस्ट्री जो होती है ये किस प्रकार की इंडस्ट्री, बेसिक इंडस्ट्री है। बेसिक इंडस्ट्री होने का मतलब बाकी इंडस्ट्री इस पर डिपेंड कर रही है, अदर्स डिपेंड ऑन इट। अदर्स जो इंडस्ट्री हैं वो इस पर डिपेंड कर रही हैं बच्चे। आपको कंस्ट्रक्शन करनी है, सरिये डालने, स्टील चाहिए। आपको कार बनानी है, ट्रक बनानी है, आपको स्टील चाहिए। ठीक है, आपको कुछ भी करना है उसमें स्टील की कहीं ना कहीं किसी तरीके से रिक्वायरमेंट आ ही जाएगी। तो बाकी इंडस्ट्री इस पर डिपेंड कर रही हैं। दूसरा, बाकी इंडस्ट्रीज के लिए जो मशीनरी है, ठीक है, वो मशीनरी हमारी स्टील से बनी होगी, ये स्टील से बनी होगी। तो इसलिए कितना स्टील हम प्रोड्यूस कर रहे हैं, कितना स्टील हम कंज्यूम कर रहे हैं, ये हमारे कंट्री के डेवलपमेंट के इंडेक्स को दिखाएगा। तीसरा, ठीक है भाई, हम एक्सपोर्ट का एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। स्टील जो है इसका एक्सपोर्ट में बहुत बड़ा योगदान है और हर एक कंट्री चाहता है उसका एक्सपोर्ट ज़्यादा हो। क्यों? एक्सपोर्ट ज़्यादा होगा तो मेरा बैलेंस ऑफ ट्रेड जो होता है, बैलेंस ऑफ ट्रेड आप जान रहे हो बेटा, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, एक्सपोर्ट की वैल्यू में से इंपोर्ट की वैल्यू घटाओगे और हर कंट्री चाहता है उसका बैलेंस ऑफ ट्रेड पॉजिटिव आए। तो जितना ज़्यादा हम एक्सपोर्ट करेंगे उतना ज़्यादा बैलेंस ऑफ ट्रेड पॉजिटिव साइड की तरफ मूव करता जाएगा। तो ये सारी चीज़ें मेरे कंट्री के डेवलपमेंट को शो करेंगी, कंट्री के डेवलपमेंट के बारे में बताएंगी। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। व्हाई डू मोस्ट ऑफ रूरल हाउसहोल्ड, जो रूरल हाउसहोल्ड्स हैं ये इनफॉर्मल सेक्टर पर ही क्यों डिपेंड करते हैं लोन के लिए? इनफॉर्मल सेक्टर का मतलब क्या होता है बेटा? फ्रेंड से पैसे उधार ले लेना, रिलेटिव से पैसे उधार ले लेना, लैंडलॉर्ड से पैसे उधार ले लेना। ठीक है, और आप जानते हो जब इनफॉर्मल सोर्स से मैं लोन लेता हूं तो उस केस में क्या होता है, एक्सप्लॉइटेशन होने के, शोषण होने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। एक्सप्लॉइटेशन कैसे? बहुत ज़्यादा हायर इंटरेस्ट। ठीक है, जो इनफॉर्मल सेक्टर के लोग होते हैं बहुत ज़्यादा हाई इंटरेस्ट को चार्ज करते हैं पुअर लोगों से। और हमने एनसीईआरटी में डेटा में पढ़ा था साफ साफ कि इनफॉर्मल सेक्टर से जो लोन लेते हैं मोस्टली पुअर लोग ही इनफॉर्मल सेक्टर से लोन लेते हैं, क्योंकि अमीर लोगों के पास तो बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल होती हैं कोलेट्रल के रूप में, तो वो इजीली क्या है, फॉर्मल सोर्सेज से लोन ले पाते हैं बैंक वगैरह से। तो हायर इंटरेस्ट लेंगे, ठीक है, उनसे बहुत ज़्यादा पैसा, उनको बार बार तंग किया जाएगा पैसा देने के लिए। तो इनफॉर्मल सेक्टर में
एक्सप्लॉइटेशन होने के, शोषण होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। बट फिर भी लोग इनफॉर्मल सेक्टर से क्यों लेते हैं? तो पहला पॉइंट आता है एब्सेंस ऑफ कोलेट्रल, कि जो पुअर लोग हैं उनके पास कोई एसेट नहीं है। कोलेट्रल क्या होता है? कोई भी एसेट जिसको मैं गिरवी रख के लोन ले रहा हूं। मैं होम लोन ले रहा हूं तो मेरा घर मेरा कोलेट्रल का काम कर रहा है। मैं कार लोन ले रहा हूं, मेरी कार कोलेट्रल का काम कर रही है। तो पुअर लोगों के पास कोलेट्रल अवेलेबल नहीं होता, तो बैंक किस बेस पे लोन देगा? ठीक है। दूसरी प्रॉब्लम होती है डॉक्यूमेंटेशन, कि जो डॉक्यूमेंटेशन का काम होता है वो बहुत ही ज़्यादा टेडियस होता है। ठीक है, बहुत लंबा टाइम भी ले लेगा। ठीक है, कई बार पुअर लोगों के पास प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल नहीं है, तो ऐसे केस में वो क्या करते हैं? इनफॉर्मल सेक्टर से लोन ले लेते हैं। तीसरा, इमीडिएट रिक्वायरमेंट। अब कोई गरीब आदमी, उसके घर में कोई मेडिकल इमरजेंसी आ गई, ठीक है, उसकी फैमिली में कोई मिस हैपनिंग हो गई, मेडिकल इमरजेंसी आ गई, तो उसको इमीडिएट पैसे की रिक्वायरमेंट आ गई एकदम से। अब बैंक से लोन लेने में तो बहुत लंबा समय लगने वाला है, तो वो इमीडिएट रिक्वायरमेंट के लिए इनफॉर्मल सेक्टर से लोन ले लेगा। ठीक है, और उसके लिए वो इजी एक्सेस हो जाती है इनफॉर्मल सेक्टर की। ठीक है, बैंक्स की पेनिट्रेशन जो मैं बात करूं कि अभी भी लो पेनिट्रेशन ऑफ बैंक है रूरल एरियाज में, लो पेनिट्रेशन ऑफ फॉर्मल सोर्सेज। अभी भी हर गांव में बैंक अवेलेबल नहीं है, कोऑपरेटिव सोसाइटीज अवेलेबल नहीं है जिनसे लोग लोन ले सकें। ठीक है, तो ये सारी प्रॉब्लम्स को आप लिस्ट डाउन कर सकते हो। क्लियर? नेक्स्ट बेटा, इसी के ओर में था हाउ डू सेल्फ हेल्प ग्रुप हेल्प बोरोवर्स टू ओवरकम द प्रॉब्लम ऑफ लैक ऑफ कोलेट्रल। सेल्फ हेल्प ग्रुप क्या होता है? मैंने और आप सब लोगों ने मिलके, हमने 25-30 लोगों ने ग्रुप बना लिया। हम लोग गरीब हैं आपस में, ठीक है, तो हम थोड़ा थोड़ा पैसा कंट्रीब्यूट करते हैं, 5-5 रुपए रोज, 10-10 रुपए रोज, तो कुछ मनी इकट्ठा कर लेते हैं। ठीक है, अब हम सब गरीब हैं, हमारे पास कोलेट्रल नहीं है, तो बैंक वगैरह हमें जनरली लोन देते नहीं, लेकिन रोज के 5-5, 10-10 रुपए जो इकट्ठे कर रहे हैं, उसे एक सर्टेन अमाउंट क्रिएट हो जाता है। ठीक है, और उस अमाउंट को हमारे ग्रुप में किसी को भी अगर इमरजेंसी रिक्वायरमेंट होती है, इमीडिएट रिक्वायरमेंट होती है, तो हम उसको बहुत ही कम इंटरेस्ट पर लोन सैंक्शन कर देते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से सेल्फ हेल्प ग्रुप काम करता है। तो सेल्फ हेल्प ग्रुप कोलेट्रल की प्रॉब्लम को कैसे रिमूव करेगा? क्योंकि हमारे अंदर ये, हमारे ग्रुप में बात है तो नो कोलेट्रल रिक्वायर्ड, क्योंकि सब ग्रुप के लोग पहले से ही मनी कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, तो कोलेट्रल की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। ठीक है, दूसरा, रीजनेबल इंटरेस्ट रेट होगा, बहुत ही कम इंटरेस्ट रेट होगा, तो जिससे आपस में लोग आराम से लोन ले पाएंगे। तीसरी बात, कोई अगर लोन को रीपे नहीं कर पा रहे टाइम पे, तो हमारा ग्रुप है तो हम उसको अंडरस्टैंड करेंगे, तो इजीली हम क्या करेंगे? एक्सटेंशन भी दे देंगे टेन्योर का। ठीक है, तो ताकि वो परेशान ना हो। तो इन सब तरीकों से जो होगा, बिना कोलेट्रल के लोन ले पाएंगे लोग, कम इंटरेस्ट रेट पर लोन ले पाएंगे, एक्सप्लॉइटेशन नहीं होगा, मॉनिटरी हेल्प हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से सेल्फ हेल्प ग्रुप बड़ी हेल्प करता है लोगों की। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। ट्राइबल पेजेंट्स इंटरप्रेटेड द मैसेज ऑफ स्वराज। महात्मा गांधी जी का जो स्वराज का मैसेज था, ट्राइबल पेजेंट्स ने अपने तरीके से उसको इंटरप्रेट किया। तो बेटा पढ़ाते टाइम हमने देखा था कि जो स्वराज का मीनिंग था ना, वो हर एक क्लासेज ने अलग अलग समझा। स्वराज के मीनिंग को भाई प्लांटेशन वर्कर्स ने समझा कि उन प्लांटेशन एरिया से बाहर आ सकते हैं वो। ठीक है, पेजेंट्स ने लिया कि हम अब रेवेन्यू पे नहीं करेंगे। ठीक है, अर्बन क्लासेस ने लिया कि वो किसी भी तरीके से ब्रिटिशर्स को हेल्प ना करें। तो हर क्लास ने अपने अपने तरीके से स्वराज के मीनिंग को समझा और नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में पार्टिसिपेट किया। तो जो ट्राइबल पेजेंट्स थे, ट्राइबल पेजेंट्स ने स्वराज के मीनिंग को लिया कि हमें इन ब्रिटिशर से निजात पानी है, ब्रिटिशर से हमें फ्री होना है, चाहे उसके लिए हमें वायलेंस करनी पड़ जाए। गांधी जी का कंसेप्ट नॉन वायलेंस का था, बट ट्राइबल पेजेंट ने बोला चाहे हमें यूज ऑफ फोर्स करना पड़ जाए। तो इसके लिए गुडम हिल्स आंध्र प्रदेश में उन्होंने गुरिल्ला मूवमेंट, गुरिल्ला वारफेयर टेक्निक अपनाई। गुरिल्ला वारफेयर टेक्निक में हम छिपकर वार करते हैं अपने एनिमी पर। ठीक है, तो उन्होंने ब्रिटिशर्स पर लगातार अटैक किए। ठीक है, इन लोगों ने बोला कि भाई ब्रिटिशर जो है हमारी कस्टम्स को जो सालों से प्रैक्टिस चली आ रही है उनको तबाह कर रहे हैं, तो हम भी ब्रिटिशर्स को किसी ना किसी तरीके से एलिमिनेट करेंगे। तो पहली चीज़ तो आप यही लिखोगे कि गुरिल्ला जो उन्होंने टेक्निक अपनाई, ये लिखोगे। दूसरा आप लिखोगे कि जो उन्होंने यूज ऑफ फोर्स, ठीक है,
जो इवन उनके लीडर थे अलूरी सीताराम राजू जी, उन्होंने बोला कि ठीक है, अपनी ये जो गांधी जी का मैसेज है कि ड्रिंकिंग को गिव अप कर दो, बिल्कुल सही बात है, खादी पहनो, बिल्कुल सही बात है, लेकिन फोर्स का यूज तुम कर सकते हो फ्रीडम लाने के लिए, ठीक है। तो पुलिस स्टेशन पर भी अटैक वगैरह किए गए। तो ट्राइबल पेजेंट्स के इसमें उन्होंने यूज ऑफ फोर्स पर ध्यान दिया, ठीक है, गुरिल्ला वारफेयर टेक्निक अपनाई उन्होंने। तीसरा, ब्रिटिशर्स को रजिस्ट किया, रजिस्टर्ड ब्रिटिशर्स, ठीक है, इन एवरी मैनर, चाहे वो वायलेंस वगैरह हो, ये सारी चीजें इसमें आप लिख दोगे। क्लियर, अलूरी सीताराम राजू जी के बारे में लिख देना, और ये सारी चीजें उन्होंने किस तरीके से पार्टिसिपेट किया। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आए। एग्जामिन द रोल ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज। पॉलिटिकल पार्टीज का क्या रोल है किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री में? तो पहला रोल तो बेटा फाइट द इलेक्शंस, सबसे मेन काम तो भाई इलेक्शन फाइट करें। अब इलेक्शन फाइट करने के बाद दो आउटकम होंगे, या तो जीतेंगे या हारेंगे, ठीक है। जीतेंगे तो फॉर्म द गवर्नमेंट, ठीक है, हारेंगे तो बेटा रोल ऑफ ओपोजिशन, कि भाई ओपोजिशन का रोल प्ले करेंगे। अब गवर्नमेंट फॉर्म कर ली तो उसके बाद गवर्नमेंट फॉर्मेशन के बाद क्या आएगा? मेकिंग लॉज फॉर द कंट्री। और अगर ओपोजिशन का पार्ट हैं तो लगातार गवर्नमेंट की कमियों को हाईलाइट करेंगे, इससे क्या होगा? पब्लिक ओपिनियन शेप होगा, ठीक है, पब्लिक ओपिनियन को शेप करेंगे। 5 पॉइंट हो गए आपके। इसके बाद आप लिख सकते हो कि ये एक एक्सेस होती है, मेरे को आपको इलेक्शन फाइट करने हैं, ठीक है, तो ये हमें मौका देती हैं पॉलिटिकल पार्टीज। तो उससे क्या होता है? पॉलिटिकल पार्टीज आर अ वे टू बी अ पार्ट ऑफ गवर्नमेंट, या फिर हम बोल सकते हैं पार्लियामेंट। भाई हम इलेक्शन फाइट करके डायरेक्ट पार्ट भी तो बन रहे हैं गवर्नमेंट का, ठीक है। 7वीं बात, ये बेटा अपनी वेलफेयर स्कीम्स वगैरह जो होती हैं, अलग अलग पार्टीज, भाई मान लो XYZ पार्टी की गवर्नमेंट है, तो XYZ पार्टी की गवर्नमेंट उन वेलफेयर स्कीम्स के बारे में वो स्कीम्स को लॉन्च करेगी, लोगों को अवेयर कराएगी ताकि लोगों का बेनिफिट हो सके। ये सारे काम बेटा पॉलिटिकल पार्टीज करती हैं। क्लियर। नेक्स्ट, democracy's ability to generate its own support is itself an outcome and cannot be ignored। ये क्या कह रहा है इस स्टेटमेंट में कि डेमोक्रेसी अपनी खुद की सपोर्ट खुद से क्रिएट कर लेती है, ठीक है, और ये एक बहुत महत्वपूर्ण आउटकम है, इसको तुम्हें एग्जाम्पल के साथ बताना भी है। तो बेटा पहली बात तो यही है कि डेमोक्रेसी जो है ना, वो लोगों को राइट टू चॉइस दे रही है, ठीक है। लोगों के पास चॉइस है कि वो किसके द्वारा अपने आप को गवर्न करवाना चाहते हैं। मैं X पार्टी से अपने आप को गवर्न कराना चाहता हूं, मैं Y पार्टी से अपने आप को गवर्न कराना चाहता हूं, तो मेरे पास चॉइस है। और चॉइस है तो पीपल फील दैट दे आर अ पार्ट ऑफ डिसीजन मेकिंग, कि जब लोग अपने आप को डिसीजन मेकिंग का पार्ट मानते हैं तो डेमोक्रेसी में उनका विश्वास बढ़ता है और बढ़ चढ़ के पार्टिसिपेट भी करते हैं, ठीक है। भाई मुझे पता है कि मैं वोट डाल के आया हूं, वो वोट एक इम्पैक्ट डाल रहा है, या तो मेरे द्वारा वोट डाली गई पार्टी अपना गवर्नमेंट फॉर्म करेगी, या फिर ऐसा होगा कि वो ओपोजिशन में होगी बट वो काम मेरा कर रहे हैं, तो मैं डायरेक्ट पार्ट बन रहा हूं, तो इससे मेरा डेमोक्रेसी में विश्वास बढ़ता है, ठीक है। दूसरी जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होती है वो ट्रांसपेरेंट होती है, सारे काम आपकी आंखों के आगे होते हैं, आप गवर्नमेंट को क्वेश्चन कर सकते हो, ठीक है। आपकी गवर्नमेंट जो है आपको अकाउंटेबल है, आंसवरेबल है, ठीक है, अपनी मर्जी से कोई भी डिसीजन नहीं ले सकते। इवन लोगों के ओपोजिशन के कारण कई बार डिसीजन वापस भी लेने पड़ जाते हैं। तो इसी भाई या तो कोई आके मेरे ऊपर डिसीजन थोप दे, डिक्टेटर बोले कल से गंजा रहना है सबको, तो वो थोड़ी ना चलेगा, उसमें मैं विश्वास नहीं करूंगा उस सिस्टम में। लेकिन मेरी गवर्नमेंट मेरे अकॉर्डिंग काम कर रही है, मेरे को आंसवरेबल है, तो उसमें मेरा विश्वास बढ़ेगा, ठीक है। फिर डेमोक्रेसी में क्या होता है कि भाई लोगों को बताती है गवर्नमेंट कि मैं ये डिसीजन ले रही हूं, ये डिसीजन क्यों ले रही हूं। क्लियर। तो राइट टू इंफॉर्मेशन हमें दी जाती है। इसके अलावा इक्वालिटी को प्रमोट करती है डेमोक्रेसी,
चाहे मेरा कुछ भी धर्म हो, मैं कुछ भी भाषा बोलता हूं, मैं देश के किसी भी पार्ट में रहता हूं, कैसे भी कपड़े पहनता हूं, लेकिन हमारे सबके बच्चे इक्वल राइट्स हैं। इक्वल राइट्स दे रही है डेमोक्रेसी, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर रही, तो इससे मेरा डेमोक्रेसी में विश्वास बढ़ता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें आप लिख सकते हो। ठीक है, इसमें ये सारी चीजें, ये 5-6 पॉइंट जो आपको बताए, इनको डिटेल में एक्सप्लेन करके आप लिख सकते हो और इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर। जो नेक्स्ट है बच्चे, देयर इज एन ओवरवेलमिंग सपोर्ट फॉर द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी इन साउथ एशिया। तो बच्चों साउथ एशिया में डेमोक्रेसी को बहुत ज्यादा सपोर्ट मिलती है, ऐसा क्यों? तो एग्जांपल देखोगे आप, इंडिया, श्रीलंका, नेपाल, ठीक है, ये सारे कंट्रीज क्या हैं, डेमोक्रेटिक हैं। तो ऐसा क्यों? तो एक चीज कॉमन है, साउथ एशिया बेटा बहुत टाइम तक कॉलोनाइज रहा। कॉलोनाइज रहने का मतलब अलग अलग कंट्रीज ने आके यहां पर रूल किया। ठीक है, और वो रूल ऑब्वियसली डेमोक्रेटिक तो थे नहीं। ठीक है, उन्होंने लोगों का बहुत ज्यादा एक्सप्लॉइटेशन किया, लोगों का शोषण किया। तो साउथ एशिया में लोगों को, जैसे इंडिया में भी भाई लोगों को यह पता चल गया कि इस बेस पर ब्रिटिशर्स हमारे खिलाफ गलत एक्शन लेते थे, हमें बड़ा तंग करते थे, तो वो सारी चीजें नहीं होनी चाहिए। और उन सारी चीजों का रिमूवल कैसे पॉसिबल है? ओनली थ्रू डेमोक्रेसी। ठीक है, कि इन्होंने देखा कि ब्रिटिशर सबको इक्वल ट्रीट नहीं करते थे, इसलिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने राइट टू इक्वालिटी को एक फंडामेंटल राइट बनाया। ठीक है, सबको अपलिफ्ट करने का मौका दिया। ठीक है, किसी को भी आर्बिट्रली उठा के जेल में नहीं डाल सकते जो ब्रिटिशर्स कर सकता है। तो ये कॉलोनाइजेशन ने बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया कि लोगों का यहां विश्वास हो गया डेमोक्रेसी में। ठीक है, अच्छा दूसरी बात आप लिखो इसमें कि जो साउथ एशिया के कंट्रीज हैं, बड़े डाइवर्स कंट्री हैं। इंडिया की बात करो, श्रीलंका की बात करो, यहाँ पर डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है। और डाइवर्सिटी का अकोमोडेशन कैसे होता है? डाइवर्सिटी का अकोमोडेशन होता है बेटा आपकी डेमोक्रेसी में। डेमोक्रेसी सबको, बेशक रिलीजियस डाइवर्सिटी हो, लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी हो, सबको इक्वल राइट्स दे रही है। मान लो कि अगर डाइवर्सिटी अकोमोडेशन ना होता, ये डेमोक्रेसी ना होती, ठीक है, तो इस केस में क्या होता कि पावर शेयरिंग में जो आपने पढ़ा था श्रीलंका वाला केस में, वैसे कॉन्फ्लिक्ट हो जाते, सिविल वॉर की सिचुएशन हो जाती। ठीक है, तो डाइवर्सिटी अकोमोडेशन में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो वेस्ट कंट्रीज के बजाय हम साउथ एशिया को देखें बच्चों, तो बहुत ज्यादा डाइवर्स हैं। डाइवर्स हैं तो हमें डेमोक्रेसी चाहिएगी। ठीक है, इसके बाद ठीक है, डेमोक्रेसी का जो बेसिक आइडिया है वो डिपेंड करता है डिस्कशन पर, नेगोशिएशन पर। तो डिस्कशन वगैरह कैसे पॉसिबल हैं? वो डेमोक्रेसी में ही पॉसिबल हैं। और इसीलिए हम लोग चाहते हैं कि सारे जो डिसीजंस वगैरह हैं वो प्रॉपर डिस्कशंस के बाद, प्रॉपर नेगोशिएशंस के बाद हों, एंड दैट्स व्हाई वी प्रेफर डेमोक्रेसी। इसके अलावा राइट टू डिग्निटी, ठीक है, डेमोक्रेसी लोगों को डिग्निटी प्रोवाइड कर रही है, लोगों को फ्रीडम प्रोवाइड कर रही है, लोगों को इक्वालिटी प्रोवाइड कर रही है। ये सारी चीज़ें ऑब्वियसली हम चाहेंगे एक मॉडर्न सोसाइटी में, और ये कैसे आएंगी? ये डेमोक्रेसी के थ्रू हमें मिल पाएंगी। क्लियर है? तो इन सब कारणों से साउथ एशिया नहीं, बाकी, बल्कि साउथ एशिया में तो है ही है, बाकी पूरे वर्ल्ड में भी लोग डेमोक्रेटिक सिस्टम्स की तरफ मूव ऑन करना चाहते हैं। ये सारी बातें आप डिटेल में इसमें एक्सप्लेन कर सकते हो। क्लियर है बच्चे? नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। एग्जामिन द रोल ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इन स्टिमुलेटिंग द प्रोसेस ऑफ ग्लोबलाइजेशन। कि ग्लोबलाइजेशन जो है इसमें इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का क्या रोल रहा? तो बच्चों आप जानते हो, आज के समय में ग्लोबलाइजेशन को विदाउट इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी शायद आप इमेजिन भी ना कर सको। ठीक है, तो जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है किस तरीके से हमारी बढ़ावा दे रही है ग्लोबलाइजेशन को? पहला, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने बेटा कम्युनिकेशन को बड़ा आसान कर दिया। ठीक है, मैं इंडिया में बैठा आराम से एक कंपनी या दूसरी कंपनी के आराम से एम्प्लॉय के साथ, कस्टमर के साथ बात कर सकता हूं, उनकी प्रॉब्लम को जान सकता हूं, चाहे वो यूएसए में बैठा हो। तो कम्युनिकेशन में बड़ी हेल्प की, और कम्युनिकेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है ग्लोबलाइजेशन के लिए। ठीक है, दूसरी बात बेटा, फाइनेंस को बड़ा इजी बना दिया। आईटी ने क्या किया कि हमारी ऑनलाइन पेमेंट्स वगैरह की हेल्प से फाइनेंस बड़ा आसान हो गया। ठीक है, हम फटाफट से पेमेंट रिसीव हो जाती है। पहले पेमेंट्स में बहुत सारे डिलेज हो जाते थे, उस कारण बड़ी सारी प्रॉब्लम्स आती थी। तीसरी चीज, पूरा वर्ल्ड एक सिंगल मार्केट बन गया है।
मैं इंडिया में बैठा बैठा चाहे यूएसए से कोई सामान मंगवा लूं आराम से ऑनलाइन ऑर्डर करके, ठीक है, तो पूरा का पूरा वर्ल्ड एक सिंगल मार्केट बन गया है। सिंगल मार्केट बन गया है तो आराम से क्या हो गया, ग्लोबलाइजेशन को बढ़ावा मिल रहा है। चौथी चीज बेटा, जो बीपीओज रहे हमारे, बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग यूनिट्स, जिनको हम कस्टमर केयर भी बोलते हैं, इसमें क्या होता है कि यूएसए का कोई कस्टमर केयर इंडिया में बैठे किसी रिप्रेजेंटेटिव से आराम से बात कर रहा है, अपनी प्रॉब्लम को बता रहा है, अपनी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन जान रहा है, तो इससे ग्लोबलाइजेशन को और ज़्यादा बढ़ावा मिल रहा है। ठीक है, एक ही जगह से मल्टीपल जगह जो प्रोडक्शन हो रही है उसको कंट्रोल किया जा सकता है। कंट्रोल ऑन प्रोडक्शन इन डिफरेंट प्लेसेस। कोई एक कंपनी है जो किसी एक पर्टिकुलर पार्ट को अलग जगह बना रही है, ठीक है, दूसरे पार्ट को अलग जगह बना रही है, बट उसका जो मैनेजमेंट है वो एक ही यूएसए में बैठा बैठा बाकी 10 कंट्रीज में जो उसकी प्रोडक्शन फैली हुई है उसको कंट्रोल कर पा रहा है, सारी चीजें देख पा रहा है। ये कैसे पॉसिबल हुआ? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की इससे पॉसिबल हुआ। फिर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने बेटा कॉस्ट को डिक्रीज करने में बड़ा हेल्प की कि भाई पहले आईएसडी कॉल करते थे, इतनी महंगी कॉल, अब मैं मेल कर सकता हूं आराम से, मैं इवन वीडियो कॉल भी कर सकता हूं, ठीक है, और जो ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल कॉस्ट पर हो जाती हैं। क्लियर? ठीक है, फिर इंफॉर्मेशन शेयर करने में बड़ी आसानी होती है। शेयर ऑफ इंफॉर्मेशन, भाई मान लो कोई डिज़ाइन भेजा किसी एक एग्जीक्यूटिव ने, मैनेजमेंट को पसंद नहीं आया तो वो बोलेंगे आप रीडिज़ाइन करो, और यही काम अगर लिखे हुए रिटर्न पोस्ट के थ्रू होना होता तो कितना डिले हो जाता। क्लियर? तो इन सब तरीकों से आईटी ने बेटा पूरे वर्ल्ड को इंटीग्रेट करने में बड़ी हेल्प की। मैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की मदद से यहां खड़ा खड़ा आप हजारों बच्चों को एक साथ पढ़ा पा रहा हूं, है ना? तो ये सब तरीकों से इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने बेटा ग्लोबलाइजेशन को बढ़ावा देने में बड़ी मदद करी। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सेस द इंपैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन इंडिया एंड इट्स पीपल। ठीक है, इंडिया पर हमें देखना है, तो पहला हम देख लेते हैं प्रोड्यूसर के एंगल से। प्रोड्यूसर के एंगल से पहली बात तो बेटा नई टेक्नोलॉजी अवेलेबल हो गई। ठीक है, हीरो ने होंडा के साथ टाई अप किया, मारुति ने सुजुकी के साथ टाई अप किया, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी हमारे पास अवेलेबल हो जाती है एक प्रोड्यूसर के पास। ठीक है, सेकंड चीज मार्केट एक्सपेंशन हुआ कि पहले जो प्रोड्यूसर केवल इंडिया में अपने प्रोडक्ट को बेच पा रहा था, अब वो अपने प्रोडक्ट को यूएसए में, यूके में, ऑस्ट्रेलिया में, हर जगह बेच पा रहा है, तो मार्केट उसके लिए एक्सपेंड हो गया। ठीक है, मार्केट। तीसरी चीज इसमें बेटा अब कंपटीशन भी तो बढ़ा, कुछ प्रोड्यूसर का तो काम भी बंद हो गया। जैसे इंडिया में अगर मैं बात करूं टॉयज मैन्युफैक्चरर की, चाइनीज टॉयज आने से ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल काम हो गया इंडियन टॉय मैन्युफैक्चरर का, तो कंपटीशन भी बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गया इसमें। ठीक है, कंज्यूमर के एंगल से अगर बात करो, तुम कंज्यूमर के एंगल से देखोगे तो मोर चॉइसेस। पहली बात तो बहुत ज़्यादा चॉइसेस अवेलेबल हैं कंज्यूमर को। पहले एक आध दो कंपनी होती थी फ़ोन की, अब मैं वीवो, ओप्पो, एप्पल, सैमसंग, पता नहीं कौन कौन सी कंपनी के फ़ोन खरीद सकता हूँ। ठीक है, दूसरी चीज लेस प्राइस पर बेटर गुड्स मिल रही हैं, कॉम्पिटिटिव प्राइसेस पर चीजें मिलने से कंज्यूमर का बड़ा बेनिफिट हो रहा है। ठीक है, ये कंज्यूमर के एंगल से बात हो गई। अब पॉलिसी के एंगल से बात करें, अगर पॉलिसी के एंगल से देखोगे तो बेटा क्या हुआ कि लेबर लॉज रिलैक्स करे। गवर्नमेंट को चाहिए था कि भाई ज्यादा से ज्यादा फॉरेन कंपनीज हमारे यहाँ आए, तो लेबर लॉज को रिलैक्स किया। इनफॉर्मल अनऑर्गेनाइज सेक्टर बोलूं, अनऑर्गेनाइज सेक्टर को बढ़ावा मिला, कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉय वगैरह को भी बढ़ावा मिला है। ठीक है, इसके अलावा एम्प्लॉयमेंट बढ़ा इंडिया में, बाहर की कंपनी आई बेटा, ठीक है, उन्होंने यहाँ तरह तरह के प्लांट लगाए, तो एम्प्लॉयमेंट हमारा इंक्रीज हुआ, हमें फॉरेन एक्सचेंज को गेन कर पाए हम। ठीक है, एम्प्लॉयमेंट आ गया, फॉरेन एक्सचेंज को हम गेन कर पाए, इससे कंट्री में इन्वेस्टमेंट बढ़ी, ये सारे काम हो पाए हमारे ग्लोबलाइजेशन की वजह से। ये सारे इंपैक्ट रहे बेटा इंडिया पर। क्लियर है? नेक्स्ट, रीड द गिवन टेक्स्ट एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। आपको एक टेक्स्ट दिया है, इट इज सेड ऑफ पैसिव रेजिस्टेंस। ये महात्मा गांधी जी के सत्याग्रह के बारे में है कि सत्याग्रह इज प्योर सोल फोर्स। सत्याग्रह में नॉन वायलेंस की बात आती है, कंसाइंस ऑफ ओप्रेसर को हमें अपील करना है, ये सारी चीजें इसमें लिखी, आप इसको पढ़ सकते हो आसानी से, मैंने ये पढ़ लिया था। तो अब मैं इसका क्वेश्चन एक्सप्लेन कर देता हूं आपको। ठीक है, व्हाई डिड गांधी जी कंसिडर नॉन वायलेंस एज
सुप्रीम धर्मा। तो बेटा एक बात सोचो, गांधी जी ने सिंपल लॉजिक दिया कि जो आपका ओप्रेसर है, जो आपको एक्सप्लॉइटेशन कर रहा है, आपका ये ओप्रेसर है, ये ऑलरेडी पावरफुल है। भाई ब्रिटिशर्स इंडियंस का एक्सप्लॉइटेशन कर रहे थे, वो ज्यादा पावरफुल थे उस समय, ठीक है। तो अगर आप ओप्रेसर के अगेंस्ट वायलेंस का इस्तेमाल करते हो तो उसके लिए और आसान है वायलेंस का यूज करना। तो इसमें ज्यादा लॉस ऑफ लाइव्स वगैरह हम लोगों के होने जिन पर एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है। तो इसीलिए गांधी जी ने बोला कि जो नॉन वायलेंस की फिलॉसफी है ना, ये वीक का वेपन नहीं है, ठीक है। इसमें हमें बेशक इसके रिजल्ट्स थोड़े से लॉन्ग टर्म में आएंगे, लेकिन एक बार हम ओप्रेसर को ये रियलाइज करा देंगे कि हाउ ही और शी इज रोंग, तो वो एक्सप्लॉइटेशन को स्टॉप करने के लिए मजबूर हो जाएंगे, इंडिया को छोड़ने के लिए मजबूर हो जाएंगे। दैट्स वाई गांधी जी ने नॉन वायलेंस को सुप्रीम धर्मा बोला, ठीक है। और गांधी जी ने बोला इसको मास स्केल पर हम अपना सकते हैं, और जब मास स्केल पर हम किसी को रजिस्ट करते हैं नॉन वायलेंटली, तो एक टाइम के बाद उसको गिव अप करना ही पड़ता है, जो हमने इंडिया के फ्रीडम स्ट्रगल में भी देखा। क्लियर है। नेक्स्ट देखो, हाउ वॉज गांधीयन सत्याग्रह टेकन बाय पीपल हु बिलीव्ड इन हिज फिलोसफी। जो लोग गांधी जी की फिलोसफी में बिलीव करते थे, उन्होंने किस तरीके से लिया? उन्होंने पूरे तरीके से बेटा सत्याग्रह को अपनाया, ठीक है। उन्होंने सत्याग्रह ऑर्गेनाइज किए, सत्याग्रह को ऑर्गेनाइज किया गया, ठीक है। लोगों ने पैसिव रेजिस्टेंस की टेक्निक अपनाई कि ब्रिटिशर जेल में उठा के डाल रहे सत्याग्रह को, लो हम खुद से सरेंडर करते हैं, हम सबको जेल में डालो, कितने लोगों को जेल में डालोगे, ठीक है। हम तुम्हारी किसी भी तरीके से हेल्प ही नहीं करेंगे, ठीक है। नॉन कोऑपरेशन, हम तुम्हें ना तुम्हारे स्कूल अटेंड करेंगे, तुम्हारी स्कूल कॉलेजेस को बाइकआउट कर देंगे, कोर्ट्स को बाइकआउट कर देंगे, हमारे लोग तुम्हारे पुलिस में भी भर्ती नहीं होंगे, तो आप चला कैसे पाओगे, ठीक है। तो उस टेक्निक को अपनाया और ये बहुत एक इंपॉर्टेंट वेपन बन के उभरा। क्लियर। व्हाई वाज गांधीयन सत्याग्रह कंसिडर्ड एज अ नोवेल वे टू रेजिस्ट इनजस्टिस। तो पहला पॉइंट तो बेटा मास स्केल मूवमेंट को, किसी भी मास स्केल मूवमेंट को अगर आपको सक्सेसफुल बनाना है तो आपको वायलेंस से दूर रहना पड़ेगा, क्योंकि वायलेंस करते ही तो ऑपरेसर को मौका मिल जाएगा, वो आपको वहां से उठा के फेंक देंगे कि आप वायलेंस कर रहे हो, आप वापस जाओ। हम भाई अपनी गवर्नमेंट के अगेंस्ट भी आवाज उठाते हैं, तो हम पीसफुली आवाज उठाते हैं कि आपका ये रोंग, हम प्रदर्शन करते हैं, बट हम वायलेंस पर नहीं करते, ठीक है। तो मास स्केल मूवमेंट को सस्टेन कराने के लिए ये नोवेल वे कंसिडर किया गया। लॉन्ग टर्म मूवमेंट में, ठीक है, जब मैं लॉन्ग टर्म मूवमेंट की बात करता हूं तो दैट इज ओनली पॉसिबल कि नॉन वायलेंस, आप वायलेंस थोड़ी ना करते रहोगे लॉन्ग टर्म तक, ठीक है। नॉन वायलेंस के थ्रू हम लॉन्ग टर्म मूवमेंट को सस्टेन करा सकते हैं, ठीक है, और हम मजबूर कर देंगे सामने वाले को कि उसके डिसीजन को वापस लेने के लिए, ठीक है। और भाई इसमें हम लोगों को बोलेंगे कि आप ट्रुथ की तरफ देखें, सच्चाई देखें, ठीक है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट रहता है सत्याग्रह का। हम आज़ाद इंडिया में भी बहुत सारे पीसफुल मूवमेंट देखते हैं जिसमें गवर्नमेंट बात फिर मानती भी है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, रीड द गिवन टेक्स्ट एंड आंसर। ये फिर से आपको टेक्स्ट दिया है, ये टेक्स्ट इस बार है कि डिफरेंट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन की बात कर रहे हैं, रेडियो, प्रेस, फिल्म्स, टेलीविजन, मास स्केल के कम्युनिकेशन की बात कर ली, ठीक है। आपके कार्ड्स एंड एनवेलप्स, इंडियन पोस्टल नेटवर्क की बात हो गई। तो ये लाइफलाइन ऑफ नेशनल इकोनॉमी से आपका पैराग्राफ आया। इस पर बेस्ड क्वेश्चन क्या है? एग्जामिन द रोल ऑफ द इंडियन पोस्टल नेटवर्क। इंडियन पोस्टल नेटवर्क बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है बेटा, लास्ट माइल कनेक्टिविटी अवेलेबल कराता है। ऐसे ऐसे दूर बिल्कुल लास्ट गांव में, पहाड़ों में, इतना ऊपर जहां नेटवर्क अवेलेबल नहीं होगा, लेकिन फोन का नेटवर्क अवेलेबल नहीं होगा, लेकिन स्टिल इंडियन पोस्टल नेटवर्क वहां पे अवेलेबल है। वर्ल्ड का लार्जेस्ट नेटवर्क आता है ये इंडियन पोस्टल नेटवर्क जो है, ठीक है। दूसरा बेटा, ग्राउंड जीरो कनेक्टिविटी को ये अवेलेबल करा रहा है, ठीक है। चीप रेट्स पर कनेक्टिविटी अवेलेबल कराता है हम, ठीक है। बहुत सारी मैगजीन्स, बहुत सारे न्यूज़पेपर्स को डेली एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाता है इंडियन पोस्टल नेटवर्क, और इसलिए बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इंडिया के कम्युनिकेशन के सेक्टर पर। नेक्स्ट, डिफरेंशिएट बिटवीन मास कम्युनिकेशन एंड पर्सनल कम्युनिकेशन। जो मास कम्युनिकेशन और पर्सनल कम्युनिकेशन के बीच का जो डिफरेंस बताना है। मास कम्युनिकेशन होता है बेटा, एक साथ मासेज को इंफॉर्मेशन दी जाती है टू द मासेज, ठीक है भाई।
गवर्नमेंट को गाइडलाइन जारी करनी है कि कल से 3 दिन तक बहुत ज़्यादा बारिश हो सकती है इन एरियाज में, तो न्यूज़ पे चला देंगे, न्यूज़पेपर में लिखवा देंगे, एक साथ मासिस को इन्फॉर्मेशन दे दी गई। ठीक है, मास कम्युनिकेशन में एंटरटेनमेंट भी आता है आपका, क्लियर है। रेडियो, टेलीविजन, न्यूज़पेपर, मैगजीन्स, ये इसके एग्जाम्पल है। पर्सनल कम्युनिकेशन में पर्सन टू पर्सन बात हो रही है, ठीक है, पर्सन टू पर्सन इसमें कम्युनिकेशन हो रहा है। इसमें हम फ़ोन करके अपने दोस्त का हाल चाल जान रहे हैं, उसकी फैमिली में सब ठीक ठाक है कि नहीं, उसने कितना पढ़ लिया, हम ये जान रहे हैं। ठीक है, तो मास कम्युनिकेशन काम आता है इंफॉर्मेशन या एंटरटेनमेंट देने के लिए, और ये इंडिविजुअल या पर्सनल कम्युनिकेशन के हमारे काम आता है। इसके सोर्सेज है हमारे रेडियो, टेलीविज़न एटसेट्रा। ठीक है, ये सारे इसके सोर्सेज हैं। इसमें हम बेटा लेटर लिखते हैं, या फिर हम टेक्स्ट करते हैं, या फिर हम कॉल करते हैं, ये सारी चीज़ें इसमें आ जाएंगी। फ़ोन आ जाएगा आपका, लेटर आ जाएंगे आपके, मेल आ जाएगा आपका, ये सारी चीज़ें, क्लियर। नेक्स्ट, एनालाइज द सिग्निफिकेंस ऑफ कम्युनिकेशन फॉर अ नेशन। भाई नेशन के लिए कम्युनिकेशन का सिग्निफिकेंस, सबसे पहली बात तो स्ट्रैटेजिक कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट आता है। भाई हमारी आर्म्ड फोर्सेस का कम्युनिकेशन, उनके आपस में कनेक्ट रहने की बात, कंट्री को कोई थ्रेट है तो कंट्री की जो सिक्योरिटी है उसके लिए कम्युनिकेशन बहुत ज़रूरी है, प्रॉपर टाइम पर वो इन्फॉर्मेशन आ जाना। दूसरी बात कि कम्युनिकेशन जब होता है तो इससे क्या हो रहा है बेटा कि कल्चरल यूनिटी प्रमोट हो रही है। ठीक है, कल्चरल यूनिटी, हम एक दूसरे के कल्चर के बारे में जान पा रहे हैं, तो डाइवर्सिटी एकोमोडेशन इससे हो रहा है, क्लियर। ठीक है, ये एंटरटेनमेंट का सोर्स है कम्युनिकेशन, ये नॉलेज का सोर्स है, कम्युनिकेशन के थ्रू बहुत सारी नॉलेज हमें मिल रही है। ठीक है, ये पूरे कंट्री को एक सिंगल वो बना रहा है, सिंगल कम्युनिकेशन के थ्रू हम कनेक्टेड हो रहे हैं, क्लियर। ये सारा हमारे कम्युनिकेशन का काम होता है नेशन के लिए। ऑन द गिवन पॉलिटिकल मैप ऑफ इंडिया, आपको अब बेटा मैप मार्क करना है। आप जानते हो हिस्ट्री का मैप 1 मार्क का है, ठीक है, ज्योग्राफी से 2 मार्क के हैं, और आपको टर्म 2 में मैप की लिस्ट दी गई है, उस लिस्ट से बाहर आपसे मैप नहीं पूछेगा। तो मैप में मार्किंग कराएंगे। पहला आपको बोल रहा है द प्लेस वेयर नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट वाज कॉल्ड ऑफ ड्यू टू वायलेंस। तो किस जगह वायलेंस हुई थी कि जिसकी वजह से नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को कॉल ऑफ कर दिया गया था, तो वो यूपी में जगह थी चौरी चौरा, ये रहा बेटा। और मैप मार्क करते टाइम बेटा हमेशा याद रखना, ब्रैकेट में आप स्टेट का नाम जरूर लिखना, चौरी चौरा लिख के यूपी। आपसे अगला मैप में मार्क पूछ रहे हैं नामरूप थर्मल पावर प्लांट। नामरूप थर्मल पावर प्लांट बेटा यहाँ पर आसाम में है, क्लियर। ये मैप में मार्क करके रेड कलर से मैं तुम्हें दिखा भी रहा हूँ। नेक्स्ट पूछा आपसे नोएडा सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क, दिल्ली के पास, बिल्कुल यूपी में, एनसीआर में आता है, ये रहा नोएडा, दिल्ली के पास, यूपी में। नेक्स्ट आपसे पूछा राजा सांसी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। राजा सांसी इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नाम चेंज करके कर दिया गया बेटा श्री गुरु रामदास जी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। ये अमृतसर पंजाब में है, ये रहा, ठीक है, अमृतसर पंजाब में, यहां पर आपका ये है, क्लियर। ठीक है, ये था आपका आसान सा सीबीएसई का सैंपल पेपर। तो आप आराम से इसको सोल्व कीजिए, ऐसे ही लगातार पढ़ाई करते रहने के लिए अड्डा 24/7 स्कूल के साथ जुड़े रहें। ठीक है, आपकी पूरी पढ़ाई की जिम्मेदारी हमने ली हुई है। पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।